हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्रैक्ट पर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिर से प्रतिस्थापन की। हम प्रतिस्थापन की बात करेंगे और इस प्रतिस्थापन के अंदर मैंने आपको बोला था कि 9.4 से पहले हम कुछ निरीक्षण की बात करने वाले हैं। निरीक्षण का मतलब यहाँ पर ये होगा कि हमें अब कुछ ऐसे समाकलन करने के लिए फलन मिलेंगे, कुछ ऐसे फलन अभी हमें मिलने वाले हैं जिनका हम डायरेक्ट जो है बिना प्रतिस्थापन के भी समाकलन कर सकते हैं, कि डायरेक्ट उसको देख कर कि निरीक्षण करके उसका समाकलन कर सकते हैं। लेकिन इस निरीक्षण की एक शर्त है कि आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि आपको उस फलन के अंदर अवकलन जो है वो मिलना चाहिए dx के गुणा में, कि एक ऐसा फलन हो और उस फलन का अवकलन dx के अगर गुणा में है तो वो फलन अलग अलग रूपों के अंदर हो सकता है। आज मैं उन्हीं रूपों की बात करने वाला हूं और किस तरीके से हम डायरेक्ट उसका समाकलन का जो रिजल्ट है वो लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, तभी ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ पाएंगी। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहला जो बिंदु है वो है कि मान लीजिए हमें समाकलन करना है एक ऐसे फलन का जो इस रूप में हो, मतलब हमें फलन और फलन का अवकलन अगर गुणा में दे रखा है और उसका समाकलन करना हो। एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए कि मुझे समाकलन करना है tan x इंटू में sec स्क्वायर x डॉट dx का, मतलब फलन और फलन के गुण जो अवकलन है, फलन और फलन का अवकलन, उन दोनों का अगर गुणा है और उसका संयुक्त रूप से आपको समाकलन करना है कि ये फलन है और इस फलन का ये अवकलन है, तो दोनों का गुणनफल दिया हुआ है। इस गुणनफल का अगर अपने को समाकलन करना तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट अपने इसको सूत्र के रूप में आप इसको याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, वैसे तो है कि इसको t मानना पड़ेगा, इसको t मानोगे तो dt में चेंज हो जाएगा, फिर ये t dt और t स्क्वायर बटा में 2, उसमें मैं बता दूंगा करके। इसका डायरेक्ट ये रिजल्ट रहता है कि जो भी आपको फलन जिसका अवकलन आपको दिखाई दे रहा है उसकी स्क्वायर कर दो और बटा में क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। कि जैसे अगर अपने यहाँ पे tan x को t मानते हैं, अगर अपने tan x को t माने और इसका अवकलन करें तो sec स्क्वायर x डॉट में dx बराबर में dt बनेगा, मतलब ये वाला जो मान है वो dt में चेंज हो जाएगा। और ये जो tan x है ये t के बराबर हमने मान ही रखा है, तो इसका अवकलन इसका समाकलन बनेगा t स्क्वायर बटा में 2 और साथ में c लगा देंगे और लास्ट में अपने को t का मान तो लिखना ही है। तो जब अपने t का मान लिखेंगे tan x तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर x बटा में 2 प्लस में c। इस तरीके से कि ये पहला जो निरीक्षण है ये उसकी बात की मैंने कि फलन और फलन का अवकलन अगर गुणा में है, कि एक फलन है और उस फलन का अवकलन गुणा में है, तो गुणनफल का समाकलन किस तरीके से करेंगे, तो फलन की स्क्वायर कर देंगे, जिस फलन का अवकलन यहाँ पर है उस फलन की स्क्वायर कर देंगे और बटा में 2 लगा देंगे। और इसको व्यापक रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हमें ध्यान में रखना है। दूसरा व्यापक रूप की बात ये कर रहा हूँ मैं कि अगर हमें इस फलन के ऊपर कुछ पावर दिखाई देती है, ठीक है, पावर n मान ली, और फिर इसका एक अवकलन है और इसका अपने को करना है समाकलन, तो इसमें क्या होगा कि पावर में 1 जोड़ देंगे और नीचे वही पावर आ जाएगी, मतलब f ऑफ x की जो पावर है ये बन जाएगी n प्लस 1 और बटा में n प्लस 1। कि मान लो यहाँ पर 10 क्यूब होता। अब अपने को इतना तो पता ही है कि 10 का अवकलन sec स्क्वायर x dx, प्रतिस्थापन तो यही होगा, बस फर्क क्या पड़ेगा कि यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि 10x को t माना हुआ है sec स्क्वायर x dx है तो dt के अंदर चेंज हो ही जाएगा। यहाँ पर t माना है तो ये t क्यूब बन जाएगा, t क्यूब का हम जानते हैं t की पावर 4 और बटा में क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। इस तरीके से कि अगर अपने को पावर 1 से ज़्यादा दे रखी है, पावर के रूप में अगर कुछ मान अपने को घाताओं के रूप में दे रखे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं, अपने को प्लस 1 कर देंगे, बटा में वही चीज़ प्लस में 1 आ जाएगी। कि यहाँ पर पावर नहीं थी, मतलब अपने कह सकते हैं यहाँ पर पावर 1 है तो ऊपर 2 और नीचे 2, पावर यहाँ पर जैसे 3 आई तो ऊपर 4 और नीचे 4, 1 बढ़ा के ऊपर नीचे लिखना है पावर के रूप में। तो ये 2 चीज़ें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है निरीक्षण से, कि अपने को अवकलन के सूत्र, पहली बात तो यही है कि अवकलन के सूत्र अपने को याद होने चाहिए। अगर अपने को अवकलन के सूत्र याद हैं तभी अपने इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, कि हमें दिखना चाहिए फलन और उस फलन का अवकलन, ठीक है। हर बार तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन के अंदर ऐसा आएगा भी कि मान लो कि sin x गुना में cos x है, sin x और इंटू में cos x, इसका अपने को फलन, इस फलन का अपने को करना है समाकलन। अब अपने को पता है कि जैसे sin का अवकलन होता है cos, मतलब sin का अवकलन और cos उसके गुणा में दे रखा है यहाँ पर, तो अपने क्या करेंगे, डायरेक्ट इसी सूत्र से कर देंगे कि इसका बनेगा समाकलन sin स्क्वायर x बटा में 2 प्लस में c। आप चाहो तो इसको चेक करके भी देख सकते हैं, इसका वापस आप अवकलन करके देख लीजिए, ऊपर वाला फलन बन जाएगा कि अगर मैं इसका वापस अवकलन करूं तो साइन स्क्वायर का अवकलन, कि पहले पावर का अवकलन होगा कि 2 sin x, ठीक है, और फिर साइन का करेंगे cos x, ये बटा में 2 तो है ही, c का 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वापस क्या बन जाएगा, साइन और cos बन जाएगा। तो कुल मिला के बात यही है कि फलन और फलन का अवकलन अगर गुणा में है तो उस गुणनफल का जो समाकलन है वो फलन की स्क्वायर हो जाएगी और बटा में क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। और अगर वो उच्च घात के रूप में है, पावर के रूप में है, तो पावर 1 बढ़ानी है और वही बढ़ी हुई पावर जो है वो क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी।
तो अभी अपने को निरीक्षण से ये दो बातें ध्यान में रखनी है। अब एक चीज़ और इसके अंदर है कि अगर फलन का अवकलन तो गुना में है, ठीक है, फलन का अवकलन गुना में, लेकिन फलन बटा में है, ये तो हो गया गुना के रूप में, लेकिन यही चीज़ अगर बटा में हो तो उसको अपने किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो वो देखिए कि मान लो इस तरीके से हो कि ऊपर तो फलन का अवकलन, अवकलन की शर्त तो यही है कि वो dx के गुणा में ही रहना चाहिए, ठीक है। प्रतिस्थापन का कोई भी क्वेश्चन आए तो अवकलन जो है वो dx के गुणा में होना चाहिए, ये तो जरूरी है ही। हाँ, फलन कहीं भी हो सकता है, इस बार फलन बटा में है, तो अब इसका अपने समाकलन किस प्रकार से करेंगे, तो वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि t तो इसी को ही मानना है ताकि ऊपर वाला मान dt बन जाए, तो dt बटा t बन जाएगा, तो वो log mod t के रूप में आ जाएगा। तो इसका डायरेक्ट डायरेक्शन से अपने समाकलन लिख सकते हैं log mod f ऑफ x प्लस में c, कि मान लो किस इस तरीके से हो। और ये वैसे अपने करते भी आए हैं साइन के tan और कोट के लिए करते आए हैं, कि जैसे मान लो कि अपने को cos x बटा में sin x, अपने को इसका समाकलन करना है, हालांकि ये कोट x है, ये कोट x है, कोट x का समाकलन हम जानते हैं log mod sin x होता है, तो वो डायरेक्ट हमने इस रूप में भी लिख सकते हैं कि इस साइन का अवकलन cos ऊपर dx के गुना में है, तो ये अगर बटा में है कि फलन अगर बटा में है और उसका अवकलन ऊपर है, तो इसका जो समाकलन बनेगा वो बनेगा log mod sin x प्लस में c, कि मान लो ऐसे हो कि 2x और बटा में x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से, और इसका अपने को करना है समाकलन। अब इसका समाकलन क्या होगा कि अपने को पता है कि x स्क्वायर प्लस 1 है, इसका अवकलन 2x होगा और ये dx के गुना में है, तो डायरेक्ट इसी ट्रिक का यूज़ कीजिए कि बराबर में लिख लीजिए log mod x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में c। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, और ये चीज़ें आपके तभी ध्यान में रहेंगी जब आपको अवकलन अच्छे से याद होगा। कि अभी हमने 3 बातें की, उनमें से कौन कौन सी, एक तो थी कि गुना के रूप में, कि फलन और फलन का अवकलन अगर गुना में है तो स्क्वायर करके नीचे 2 लगा देंगे, ठीक है। और एक ये हुआ अपना भाग वाला, कि भाग में तो log mod fx आ जाएगा, कि फलन बटा में है और ऊपर ये क्या है, अवकलन गुना में है dx के, तो log mod fx प्लस में c, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर अपनों ने किया। मान लो कि यहाँ पे 2 ना भी होता, मान लो ऐसा क्वेश्चन होता कि x बटा में x स्क्वायर प्लस में 1 है, कि अवकलन नहीं है, तो मैंने आपको ये बताया होगा कि अगर अवकलन ना हो तो अवकलन बनाया भी जा सकता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिसके अंदर अवकलन बन जाएगा प्रतिस्थापन के द्वारा, प्रतिस्थापन से पहले भी अपने बना देंगे। कैसे बनाएंगे, अब अपने को पता है कि x स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन तो 2x होता है, यहाँ पे 2 की दिक्कत है तो 2 को अपने से गुना करके भी बना सकते हैं ऐसे, तो कांस्टेंट की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, x का कोई ना कोई रूप जो भी होगा अवकलन के लिए वो आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 2 की दिक्कत है तो 2 को अपने से गुना करके भी बना सकते हैं, बस यहाँ पर फर्क ये पड़ेगा कि इधर 2 आ जाएगा बटा में, बाकी जो क्वेश्चन उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये तीसरी बात है जो अपने को ध्यान में रखनी है, और एक बीच में वो यानी के रूप में मैंने आपको बता ही दिया था। अब इसके अलावा फलन और किस किस रूप में हो सकता है, अपने उसकी बात कर लेते हैं। कि हमने गुना के अंदर मान ली देख लिया और बटा के अंदर भी देख लिया। अब एक चीज़ और इसके अंदर है कि रूट के अंदर, कि मान लो ऐसा हो कि हमारे पास फलन का अवकलन दे रखा है ऊपर और नीचे वो फलन जो है वो रूट में है। अब अपने को इसका करना है समाकलन, कि अब इसका अपने समाकलन किस प्रकार से करेंगे कि ऊपर फलन का अवकलन है और नीचे जो फलन है वो रूट के अंदर है। अब वही बात है कि अगर अपने fx को मानते हैं टी स्क्वायर, अगर अपने fx को टी स्क्वायर मानते हैं तो फिर इसका अवकलन जो बनेगा वो 2t dt बनेगा। तो वो ऊपर जो है वो अवकलन जो है ये 2t dt में चेंज हो जाएगा जब अपने इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन बता दूंगा इसका करके, अभी जैसे वहाँ पे अपने रूट लगा देंगे तो उसका मैं करके बताऊंगा। अभी इसका मैं पहले डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ। इसका रिजल्ट है 2 रूट f ऑफ x प्लस में c। तो इस तरीके का अगर कोई रूप मिलता है तो उसका डायरेक्ट जो उत्तर है वो ये आएगा कि 2 रूट एफ एक्स प्लस में c। अगर अपने मैं इसकी बात करूँगा, अगर यहाँ पे रूट लगाओ, ठीक है, अगर अपने यहाँ पे रूट लगा दें तो इसका अपने किस तरीके से समाकलन करेंगे। तो पहले तो अपने t द्वारा देख लेते हैं कि t मानकर इसका समाकलन अपने कैसे करें। कि अगर अपने साइन x को टी स्क्वायर मानते हैं तो ये बनेगा कोस x dx बराबर 2t dt। तो कोस x और ये जो dx है यहाँ तो आ जाएगा 2t dt बटा में रूट साइन को माना हुआ है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर स्क्वायर से रूट, टी से टी कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ dt रह जाएगा और ये बन जाएगा 2t प्लस में c। और लास्ट में को t का मान लिखना है तो यहाँ से t का मान निकालो तो इसका आंसर आएगा 2 रूट साइन x प्लस में c। ठीक है, अगर अपने यहाँ से t का मान निकालें तो रूट साइन x आएगा, वो मान मैंने t की जगह लिख दिया। तो देखिए इस चीज़ को कि अगर अपने को अवकलन गुणा में दे रखा है, अवकलन तो गुणा में होना ही चाहिए dx के, अवकलन dx के गुणा में रहना चाहिए, लेकिन इस बार फलन जो बटा में रूट के अंदर है, फलन बटा में रूट के अंदर है, तो इसका भी अपने डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं। कि मान लो इस तरीके से हो कि एक्स स्क्वायर और बटा में रूट के अंदर आ गया, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर की बजाय अपने 2x ही रखें एक बार,
इस तरीके से। अगर अपने को इसका समाकलन करना हो कि इसका समाकलन क्या होगा, तो अवकलन अगर अपने को ध्यान में है और ये विधि अगर अपने ध्यान में, तो डायरेक्ट अपने लिख सकते हैं कि इस अंदर वाले का अवकलन अपने को पता है कि 2x होता है, तो ये रूप ये वाला बन गया कि ऊपर अवकलन है और नीचे रूट के अंदर फलन दे रखा है, तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में c। मतलब वही है कि नीचे वाला जो पद है इसका दुगना करना है, नीचे वाले पद का क्या करना है, दुगना, कि जो बटा में है ना उसका दुगना कर दो, बस इस तरीके से। तो एक तो ये निरीक्षण विधि हो गई। अब इसके अलावा जो और एक दो विधियां और भी हैं इसके अंदर, जिनको अपने ट्रिक के रूप में या डायरेक्ट निष्कर्ष निरीक्षण के रूप में याद रख सकते हैं। वैसे वो सामान्य सी बातें उसमें दे रखी, आप देख भी लेना कि वो रेखिक जो फलन होता है x के रूप में, जो रेखिक फलन है वो अगर अपने को दे रखा हो तो वो अपने जानते हैं कि कॉन्स्टेंट का अपने भाग दे सकते हैं। कि जैसे मान लो अपने को साइन 2x प्लस में 3, ठीक है, इसका अपने को समाकलन करना है, तो इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। बस अपने को साइन के समाकलन के बारे में पता होना चाहिए। साइन का समाकलन माइनस में कोस होता है। रेखिक फलन दे रखा है अंदर x के रूप में, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, +3 का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इस 2 का अपने को भाग देना है। तो ये चीज़ें तो तुमने जानते ही हैं। तो ये भी कुछ इसके अंदर दे रखे हैं। पेज नंबर ये 223 पर आपको सब मिल जाएगा, 223 और 224 पर। तो 223 और 224 पे ये निरीक्षण के रूप में कि अपने बिना प्रतिस्थापन के डायरेक्ट अगर अपने को रिजल्ट लिखना हो, क्योंकि अभी क्या है कि 9.4 9.5 जो आगे एक्सरसाइज आने वाले हैं उन सब इनका यूज़ होने वाला है कि टाइम अपने को बचाना है। तो ये बातें भी अपने को पता होनी चाहिए कि बिना टीम आने में टाइम लग सकता है, या फिर ये है कि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हल होने में उसमें देरी हो सकती है, बातें की है। तो वहाँ पर अपने को ये यूज़ करनी है निरीक्षण विधियाँ। तो इसमें ये अवकलन वाला हो गया, गुना में हो गया, इसमें ये सारा तो हो ही गया, और इसके अलावा तो इसमें और कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, अब अपने इसके बाद में बात कर लेते हैं 9.4 से संबंधित जो सूत्र हैं। तो 9.4 जो एक्सरसाइज है, अभी मैं 9.3 जो उन्होंने सोल्व की थी 9.3 उसके अंदर तो हमने वर्ग पर काम किया था। 9.3 के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे उन सब के अंदर हमने वर्ग बनाने की कोशिश की थी। अब 9.4 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 9.4 के क्वेश्चन जितने भी हैं उन सब के अंदर अपने को गुणनखंडों पर काम करना है। अभी 9.4 के अंदर हम गुणनखंडों की बात करेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखना कि 9.4 के अंदर जितने भी क्वेश्चन अपने को दे रखे हैं उसमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर वर्गमूल नहीं है, मतलब वर्गमूल के अंदर कुछ भी नहीं दे रखा। अपने को सिर्फ एक बहुपद मिलेगा, मतलब परिमेय फलन अपने को मिलेंगे, और उन परिमेय फलनों को गुणनखंड की सहायता से सरल करना है। स्टार्ट करते हैं वो अपने सूत्र पहले तो, और उसके बाद में ही अपने 9.4 को मैं आपको डिटेल से बताऊँ। तो अभी मैंने आपको बताया कि अपने को गुणनखंडों पर काम करना है। ये मैंने छोटी सी हिंट आपको दिया 9.4 में किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, गुणनखंडों पर काम करना है, और दूसरा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अपने को वर्गमूल कहीं नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम परिमेय फलनों की बात करेंगे। ठीक है, अपने को बात जो करनी है वो करनी है परिमेय बीजीय फलनों की। परिमेय बीजीय फलन, देखिए परिमेय बीजीय फलन कौन से फलन होते हैं कि ऐसे फलन जो कि बहुपद बटा बहुपद के रूप में हो, कि ऊपर भी बहुपद हो और नीचे भी बहुपद हो, अंश के अंदर भी बहुपद हो और हर के अंदर भी क्या हो, बहुपद हो। ठीक है, ये जो ऊपर दिया हुआ है व्यंजक अपने को, ये भी एक बहुपद होना चाहिए, और नीचे वाला जो बहुपद व्यंजक है ये भी क्या होना चाहिए, बहुपद होना चाहिए, और बटा वाला जो मान है वो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने कंडीशन अलग से लिखनी ही पड़ती है परिमेय फलन को बताने के लिए। तो परिमेय बीजीय फलन इस प्रकार का होता है कि जिसमें आपको अंश बटा हर दिखेगा और अंश और हर दोनों में बहुपद मिलेंगे। अब ये जो परिमेय फलन है, एग्जाम्पल है वैसे इसका मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो x³ प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में x बटा में x स्क्वायर प्लस 1, कुछ इस तरीके से, या फिर x प्लस 1 बटा में x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, कि ऊपर और नीचे दोनों में क्या होना चाहिए, बहुपद होना चाहिए। तो मतलब कहने का ये है कि आपको रूट वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा रूप नहीं मिलेगा, अपने को कहीं भी रूट नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें बहुपद मिलेंगे। 9.4 के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के अंदर अपने को बहुपद ही दिखाई देने वाले हैं। उन बहुपदों पे ही काम करना है, और काम करना है गुणनखंडों पे। अपने को सबसे पहले तो यहाँ पर गुणनखंडों पर काम करना है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अपने को सबसे पहले समझना पड़ेगा यहाँ पर वापस परिमेय बीजीय फलनों के प्रकार को, कि परिमेय बीजीय फलन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो इसके अंदर आ जाता है उचित परिमेय फलन, ठीक है, उचित परिमेय बीजीय फलन, और दूसरा इसमें आ जाता है अनुचित परिमेय बीजीय फलन। ये 2 प्रकार के परिमेय बीजीय फलन अपने पढ़ने वाले हैं, उचित और अनुचित। हम वैसे काम करेंगे उचित के ऊपर, जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम उचित की सहायता से ही सोल्व करेंगे। अनुचित दिया जरूर होगा लेकिन उसको उचित में चेंज कर देंगे। अभी उचित और अनुचित होता क्या वो देखिए
अंश बटा हर दोनों में अपने को मिलेगा, अंश और हर का रूप, इसमें भी अंश बटा हर का रूप होगा, इसमें भी अंश बटा हर का रूप होगा, मतलब ऊपर भी बहुपद होगा और नीचे भी क्या होगा, बहुपद होगा। अब देखिए उचित परिमेय बीजीय फलन वो फलन होगा जिसमें अंश की जो घात है, ठीक है, अंश की घात, और ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है 9.1 के अंदर भी मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया था, ठीक है, और वही चीज़ यहाँ पर फिर से भी रिपीट होगी 1-2 क्वेश्चंस के अंदर। तो उचित परिमेय बीजीय फलन जो कि अंश बटा हर के रूप में होगा, अंश की जो घात है वो छोटी होगी हर की घात से। अगर अपने इन दोनों एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ से एक बार मैं रूट हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला जो फलन है जो कि परिमेय फलन है, ऊपर भी बहुपद है नीचे भी बहुपद है, ऊपर वाले बहुपद की घात 1 है, नीचे वाले की 2 है, अधिकतम घात देखनी होती है तो ऊपर 1 है और नीचे 2 है। तो अंश की घात अगर हर की घात से कम है, जैसा कि इसमें है, उसमें तो नहीं है, उसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, कि अंश वाली जो घात है वो हर वाली घात से कम हो, अगर कम है तो उसको बोलेंगे उचित परिमेय बीजीय फलन। और अनुचित के अंदर क्या होगा कि ऊपर वाली जो पावर है, अंश की जो घात है, अंश की घात ये बड़ी होनी चाहिए या फिर बराबर हो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो। अंश की जो घात है वो बड़ी या बराबर हो किससे, हर की घात से। तो इसको अपने बोलेंगे अनुचित परिमेय बीजीय फलन। जैसे मान लो मैंने यहाँ से अगर अपने बात करें यहाँ एग्जांपल की कि ऊपर जैसे x³ प्लस में 4x प्लस में 1 और नीचे भी मान लो x³ प्लस में 2x प्लस में 3 है, ऊपर भी घात 3 है और नीचे भी घात 3 है, दोनों के अंदर घात सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ ये अनुचित भिन्न है, अनुचित परिमेय फलन है, अनुचित परिमेय बीजीय फलन है। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये भी अनुचित का ही एग्जाम्पल है। उचित का एग्जाम्पल क्या होगा, जिसमें अंश की जो घात है वो हर की घात से क्या हो, कम हो। काम अपने को इसी पे करना है। अब देखिए अनुचित परिमेय बीजीय फलन जो है, ठीक है, अनुचित परिमेय बीजीय फलन इस रूप में अगर अपने को क्वेश्चन में मिलता है 9.4 के अंदर। 9.4 की अगर मैं बात करूं, अगर अपने क्वेश्चन की बात करें तो इस एक्सरसाइज के अंदर अपने को जैसे कि 8वां क्वेश्चन है, तो 8वें क्वेश्चन में आप देखना कि ऊपर पावर 2 है और नीचे भी पावर 2 बने, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि x² और बटा में दिया हुआ है x + 1 और साथ में x - 2, ठीक है, इस तरीके का अपने को रूप दिया हुआ है। तो ऊपर पावर 2 दे रखी है, नीचे गुना करोगे तब भी पावर 2 ही बनेगी। अगर अपने x + 1 का x - 2 से गुना करें तो यहाँ पर पावर 2 बनने वाली है। तो इसका मतलब ऊपर और नीचे पावर क्या है, बराबर है। पावर बराबर है तो इसका मतलब ये क्या है, ये अनुचित परिमेय बीजीय फलन है। तो इस तरीके से अपने को एग्जाम्पल देखने हैं। अभी अगर अपने बात करें शुरू के क्वेश्चन के 1 से लेकर 4 तक की, तो 1 से लेकर 4 तक सारे के सारे उचित परिमेय फलन हैं। 5वां भी अनुचित का ही है, 6ठा अनुचित का। तो अपने को सिर्फ सबसे पहले तो वर्गीकरण करना आना चाहिए। अपने को ये पता लगना चाहिए कि कौन सी परिमेय फलन उचित है और कौन सा अनुचित है, कि सबसे पहले तो अपने को उचित और अनुचित के बारे में पता लग जाए। अच्छा, जैसे कि मैंने बोला कि अपने को उचित के ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो अनुचित का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अपने को यहाँ भाग विधि इस्तेमाल में लेनी है। अगर अनुचित का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको सबसे पहले अपने भाग विधि से सरल करेंगे, ठीक है। तो अभी तो एक बार अपने को आपको सिर्फ ये प्रकार समझने हैं। मैं आपको सबसे पहले तो वो 2 सूत्र जो इस एक्सरसाइज के अंदर अपने को काम में लेना है, पहले तो मैं उन 2 सूत्रों की बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद में फिर से अपने इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सब की बात करेंगे। पहले अपने उन 2 सूत्रों को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं बात बताऊँ कि 9.3 की, अगर अपने 9.3 की बात करें तो 9.3 में हमने इस तरीके के सूत्र पढ़े थे। एक तो ये वाला सूत्र था इस तरीके का, ठीक है, एक था इस तरीके से, बाकी जो थे वो सारे रूट में थे। सिर्फ एक ये सूत्र था जो कि बिना रूट में था, बाकी सारे के सारे सूत्र थे वो रूट के अंदर थे। कि एक हमने पढ़ा इस तरीके से, ठीक है, एक हमने ये वाला रूप पढ़ा था और एक हमने पढ़ा बीच में अगर इनके आ जाए प्लस, ठीक है। ये वाला काम हमने 9.3 के अंदर किया था। अभी 9.4 में क्या होगा, 9.4 में इस तरीके का रूप मिलेगा जो कि मैं 2 सूत्रों की बात कर रहा हूँ, लेकिन बीच में क्या होगा, माइनस होगा। मतलब आज अपने को ये 2 सूत्र पढ़ने हैं कि 1/में x² - a² डॉट में dx, और सेकंड अपने को पढ़ना है 1/में a² - x²। आज हम इन दोनों का समाकलन सीखेंगे कि इन दोनों का समाकलन करना किस प्रकार से है। देखिए एक चीज़ की बात अपने एक चीज़ और समझना है यहाँ पर कि ये तो चलो ठीक, एक सूत्र ये अलग था और यहाँ पर कोई वैसे सरस्वती अलग नहीं थी, ना ही यहाँ पर कोई गुणनखंड वगैरह हो रहे थे। यहाँ पर ये रूट दिया हुआ था तो ये तो अलग ही है कि ये रूट वाले सूत्र अलग ही हो गए। ये जो सूत्र हैं जिसके अंदर रूट नहीं है, ठीक है, जिसमें रूट नहीं है, वर्ग दिया हुआ है और बीच में माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अपने माइनस वाली सर्वसमीका का यूज़ कर सकते हैं। हमें ध्यान है कि हम जानते हैं a² - b² ये बराबर होता है a + b और इंटू में a - b।
कि अगर अपने को बीच में माइनस मिलता है, वर्गों का अंतर अगर अपने को दे रखा है, वर्गों का अंतर अगर अपने को दे रखा है, तो उसको अपने एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे। और इसके अलावा कुछ ऐसी बातें जो मैंने आपको 9.2 और 9.3 को हल करते समय बताई थी, निरीक्षण विधि, अंतर वाली बात है, वो सारी की सारी यहाँ पर फिर से अपने यूज़ करेंगे। उन्हीं की सहायता से अपने ये वाला सूत्र बनाएंगे। उसके बाद में अपने फिर से उचित और अनुचित के ऊपर चलेंगे। तो देखिए अपने को ये दोनों सूत्र बनाने किस प्रकार से हैं। तो पहला सूत्र है 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पहले अपने इसी सूत्र की बात कर लेते हैं कि इस सूत्र को अपने किस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपने को सर्वसमीका का यूज़ करना है। ए कांस्टेंट है यहाँ पर, तो सर्वसमीका देखिए किस प्रकार से लगाएंगे। इसको लिखा एक्स माइनस ए और एक्स प्लस में ए। और मैंने आपको बोला था कि आपको इस तरीके से अगर दो अलग अलग रैखिक पद अगर दिखाई देते हैं, दो अलग अलग रैखिक पद अगर अपने को दिखाई देते हैं, तो अपने को करने हैं यहाँ पर अंतर की बात। अपने को यहाँ पर अंतर की बात करनी है कि दोनों में डिफरेंस कितना है। अगर मैं x प्लस ए में से x माइनस ए को माइनस करूँगा तो क्या आएगा, तो 2a आएगा। अगर मैं x प्लस ए में से x माइनस ए को माइनस करूँगा तो x कैंसिल हो जाएगा, और a में से इस माइनस ए को माइनस करेंगे तो 2a बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अंतर यहाँ पर कितना है वो देखना है, तो 2a का अंतर है। तो निरीक्षण से, ठीक है, यहाँ लिखेंगे अपने निरीक्षण द्वारा, तो 1/2a जो अंतर होता है उसको बाहर लिख देते हैं बटा में, और यहाँ पर छोटा पद जो होता है, जो नीचे छोटा होता है उसको पहले लिख देते हैं, फिर माइनस लगाकर नीचे जो बड़ा पद है उसको बाद में लिख देंगे, और इधर लगा देंगे डॉट में dx। मतलब इस पद को मैं निरीक्षण से ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब ये एक भिन्न दे रखी थी पूरी, इसको अलग अलग भिन्नों में विभाजित कर दिया। अब यहाँ से होगा क्या, अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो कि अगर मैं इन दोनों का वापिस लघुत्तम ले लूँ, x प्लस ए इधर आएगा, x माइनस ए उधर जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, a और a बचेगा वो 2a बनेगा, 2a से ये वाला 2a कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि बनेगा यही, इसको हमने एक अलग रूप में लिख दिया। अच्छा, दोनों ही 1/x के रूप में, तो दोनों का समाकलन log mod x के रूप में आ जाएगा। मतलब 1/2a और इधर बन जाएगा log mod x माइनस ए, फिर माइनस log mod x प्लस ए प्लस में c। और यहाँ पर अपने लगा देंगे log का नियम। यहाँ पर log का नियम क्या लगेगा कि log m माइनस में log n है, तो इसको बटा में अपने लिख ही सकते हैं। तो ये जो समाकलन है ये बनने वाला है 1/2a log mod x माइनस ए और बटा में x प्लस ए। और इस रिजल्ट को डायरेक्ट अपने को याद करना है, क्वेश्चन के अंदर अपने इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि बार बार इस तरीके से अपने इसको हल करके देखेंगे कि 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की अपने को अगर वर्गों का अंतर दिखाई देता है, अगर आपको वर्गों का अंतर दिखाई देता है तो उस वर्गों के अंतर का आप समाकलन किस प्रकार से करोगे। ठीक है, वर्गों के अंतर का समाकलन है यहाँ पर, वर्गों के अंतर का समाकलन, ये दोनों वर्ग हैं और बीच में माइनस है तो इसका समाकलन है 1/2a log mod x माइनस ए बटा में x प्लस ए। और इसी प्रकार से अगर यहाँ पर ए स्क्वायर पहले हो और एक्स स्क्वायर बाद में हो, सेम ये रिजल्ट है, बस मान जो है वो आपस में चेंज हो जाएंगे। देखिए अगर ए पहले हो और एक्स बाद में हो, मैं अभी डायरेक्ट लिखूंगा, आप बुक में देख लेना कि 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन इसी तरीके से करना है, जो अंतर होगा उस अंतर का भाग देना है। तो इसका जो समाकलन बनता है वो बनता है 1/2a log mod a प्लस एक्स बटा में a माइनस एक्स और साथ में आ जाएगा c। तो ये दोनों के दोनों सूत्र हमें याद रखने हैं कि 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर भी वर्गों का अंतर है और यहाँ पर भी वर्गों का अंतर है कि वर्गों के अंतर का जो समाकलन है वो किस प्रकार से होगा। तो बाहर तो लगेगा बटा में 2a, कि बाहर तो 2a आ जाएगा बटा में, दोनों में 2a है, फिर आ जाएगा कि log, दोनों में log आ जाएगा, फिर इधर इसके जो गुणनखंड किए थे वो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इसके गुणनखंड x माइनस ए और x प्लस ए, ये दोनों बटा में हैं। और इसी प्रकार से a स्क्वायर माइनस एक्स के जो गुणनखंड है वो भी बटा में आ जाएंगे। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कांस्टेंट पहले आता है, अगर कांस्टेंट पहले आता है तो प्लस वाला पद ऊपर लिखना है, माइनस वाला पद नीचे लिखना है। और अगर कांस्टेंट पहले नहीं आता, कांस्टेंट अगर बाद में आता है तो फिर माइनस वाला जो पद है वो ऊपर आ जाएगा और प्लस वाला पद जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये दो सूत्र अपने को ध्यान में रखने हैं। इन दोनों सूत्रों का यूज़ करेंगे अपने 9.4 के अंदर। 9.4 के अंदर हम इन दोनों सूत्रों का यूज़ करेंगे। और इसके अलावा जो गुणनखंडों की बात चल रही है, गुणनखंडों की जो बात चल रही है, अपने उन गुणनखंडों के ऊपर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी आज अपने सोल्व करेंगे। और उसके लिए अपने को फिर से उचित और अनुचित के ऊपर वापस उसी टॉपिक के ऊपर अपने को वापस आना पड़ेगा। लेकिन उसकी बात करेंगे अभी क्वेश्चन, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं पहले मैं उन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करवा देता हूं, ठीक है। उसके बाद में अपने 9.4 के जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो किस तरीके से सोल्व करने हैं, जो इसके ऊपर आधारित नहीं है, ठीक है, जो पहले इसके जैसे हैं, पहले उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इसके अलावा अपने बाकी क्वेश्चन की बात करेंगे बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं इसके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अपने सबसे पहले तो 9.4 के दो क्वेश्चन, पहला और दूसरा, इन दोनों क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। ये पहला ही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, और ये सेकंड क्वेश्चन। देखिए दोनों क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट सूत्र के ऊपर आधारित हैं। जो भी हमने दो सूत्र किए ना उन दोनों सूत्रों के ऊपर। देखिए किस तरीके से, जो फर्स्ट क्वेश्चन है i बराबर, वर्ग तो अपने को बनाना ही है, अंतर दे रखा है ना
ठीक है, अंतर दिया हुआ है, और x की स्क्वायर है तो इसका मतलब वर्गों का अंतर ही यहाँ पर यूज़ करेंगे कि 16 को तो लिख दिया 4 का स्क्वायर, 9x को लिख दिया 3x का स्क्वायर डॉट में dx। यहाँ इस क्वेश्चन की अगर अपने बात करें तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 1 बटा में ये कांस्टेंट पहले आ गया, ठीक है, कांस्टेंट पहले आ गया और फिर ये x वाला पद आया है, तो 1 बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सूत्र लगेगा यहाँ पर, 1 बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला सूत्र था, 1 बटा में 2a लॉग मोड, कांस्टेंट पहले है तो पहले प्लस आ जाएगा, ठीक है, x प्लस ए या a प्लस है, हालांकि उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मोड लगा हुआ है, तो चाहे तो a को पहले लिखो चाहे x को पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, नीचे वाले के लिए, क्योंकि ऊपर तो वैसे ही प्लस था नीचे वाले के अकॉर्डिंग। तो 1 बटा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन था, 1 बटा में 2a लॉग मोड a प्लस एक्स बटा में a माइनस एक्स और प्लस में c। तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे, a का जो मान है, a का तो मान आएगा 4 और x की जगह अपने को 3x लिखना है सूत्र के अंदर, ठीक है, सूत्र के अंदर। तो 1 बटा में हल करेंगे तो 1 बटा में 2 गुणा में a का मान 4, फिर लॉग मोड a प्लस में x, तो a प्लस में x 4 प्लस में 3x और बटा में आ जाएगा 4 माइनस 3x प्लस में c। एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि x का जो गुणांक है उसका अपने को भाग देना है, ये तो हर जगह चलेगा, ये बताने की जरूरत नहीं है बार बार कि x के गुणांक का तो भाग देना ही देना है। तो इसको सोल्व कर लेना, जितना भी आगे उससे 4 दूनी 8 या 24, तो 1 बटा में 24 लॉग मोड 4 प्लस 3x बटा में 4 माइनस 3x प्लस में c। अगर अपने उसकी बात करें तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, तो इसका सूत्र था कि 1 बटा में 2a लॉग मोड x माइनस a और बटा में x प्लस a प्लस में c। तो अपने को क्या करना है, सिर्फ a बराबर 6 लिखना है, कर लेना, हल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो हुए कि सूत्र के ऊपर, कि अगर अपने को डायरेक्ट सूत्र के ऊपर कोई सवाल मिले तो अपने उसको सूत्र से करना ही करना है। लेकिन अब इसके अलावा जो बाकी जो क्वेश्चन है उनमें ऐसा नहीं है, उनमें अपने को वर्गों के अंतर की तरह की कोई भी चीज़ अपने को नहीं दे रखी है। वहाँ पर आपको एक बहुपद मिलेगा अंश के अंदर और फिर एक हर के अंदर मिलेगा, फिर आपको देखना है कि वो उचित है कि अनुचित है। अगर वो अनुचित है तो उसको उचित में चेंज करना पड़ेगा और फिर आपको उचित के कुछ नियम हैं वो नियम लगाने पड़ेंगे। तो अभी तो मैं सिर्फ निरीक्षण के ऊपर ही काम करूंगा। अभी जो भी इसका मेन जो अपने कह सकते हैं कि इसका जो टॉपिक है जो कि अपने को पढ़ना है, हालांकि वो टॉपिक का जो नाम है वो है आंशिक विनोम वियोजन द्वारा समाकलन। 9.4 के अंदर जो मेन अपना जो टॉपिक है आंशिक विनोम वियोजन द्वारा समाकलन, तो उस टॉपिक की भी बात करेंगे। लेकिन जहां तक निरीक्षण से हम अपना काम चल सकता है, अपने निरीक्षण से ही उसको हल करने की कोशिश करेंगे। कारण यही है, टाइम बचता है। चलिए बात करते हैं अपने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मैंने भी आपको बोला कि अपना जो टॉपिक रहेगा वो है आंशिक विनोम वियोजन द्वारा समाकलन। अपने को सबसे पहले आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आंशिक विनोम समाकलन, सबसे पहले अपने को उसी को सीखना है कि आंशिक विनोम वियोजन का यहाँ पर मतलब क्या है। ठीक है, आंशिक विनोम वियोजन द्वारा समाकलन। तो अभी इसका मीनिंग क्या है आंशिक विनोम का, तो अपने को सबसे पहले तो ये समझना है। तो देखिए परिमेय बीजीय फलन, पहली बात तो बात करेंगे अपने परिमेय फलन की, जिसमें मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के अपने फलन देखने को मिल सकते हैं, एक उचित मिल सकता है और एक अनुचित आ सकता है। ठीक है, उचित कौन सा होता है, जिसमें अंश की घात हर की घात से छोटी हो, ठीक है, घात के रूप में। और अनुचित में क्या होता है कि जो अंश की घात है वो हर की घात से बड़ी या बराबर, दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो हमारा जो काम है वो सबसे पहले तो पहचान करनी है कि परिमेय बीजीय फलन कौन सा है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये सब बातें जो है ये कि ये पहचान करनी परिमेय बीजीय फलन की, उचित अनुचित, इन सब से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या आप गुणनखंड कर सकते हैं क्या हर के। ठीक है, हर के गुणनखंड, ठीक है, ये चीज़ सबसे पहले सबसे ज़रूरी यही चीज़ है कि आपको सबसे पहले तो हर के गुणनखंड करने हैं। ठीक है, 9.4 के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, हालांकि होंगे कारण वो सारे गुणनखंडों पर आधारित हैं। कि अपना पहला काम एग्जाम में तो अपने को नहीं पता लगेगा कि क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज में से है, कि 9.4 में से है या 9.3 में से है या 9.5 में से है, जो भी है। ठीक है, एग्जाम में तो नहीं पता लग सकता कि क्वेश्चन कहाँ से है। तो हमारा जो काम है सबसे पहले कि अपने को पहचान क्या क्या करनी है कि अगर अपने को परिमेय बीजीय फलन दिखाई देता है, अगर अपने को परिमेय बीजीय फलन दिखाई देता है तो वहाँ सबसे पहले तो अपने को एक चीज़ का ध्यान रखना है, हर के गुणनखंड, कि हर के गुणनखंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर हर के गुणनखंड नहीं होते तो ये मेथड लगाना ही नहीं है।
ठीक है, परिमेय बीजीय फलन तो है, मान लो कि परिमेय बीजीय फलन है, लेकिन हर के गुणनखंड नहीं हो रहे, तो इस मेथड के ऊपर अपने बात ही नहीं कर सकते। वो अब आगे 9.5 वगैरह या 9.6 में आएगा, ठीक है, वो भी आगे अभी तक आया भी नहीं है, वो कि हर के अगर गुणनखंड नहीं हो रहे, कि अगर हर के गुणनखंड होंगे तभी अपने को यहाँ आगे बढ़ना है, उचित अनुचित वगैरह जो भी आगे, कि अगर अनुचित भिन्न अपने को दिखाई देती है तो ध्यान देना अभी हर के गुणनखंड हो सकते हैं या होंगे, ठीक है, वो सारी की सारी बातें जो कि 9.4 के अंदर होने वाले हैं। तो क्वेश्चन तो इसी के ऊपर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ से पहले फिर यहाँ चलेंगे और फिर अपने उचित और अनुचित के हिसाब से आगे देखेंगे कि अनुचित के अंदर क्या था, अपने को अनुचित को उचित में बदलना है। ध्यान देना, अनुचित को बदलना है किसमें, अनुचित को बदलना है उचित के अंदर। कैसे बदलेंगे, मैंने आपको बोल भी दिया था, भाग विधि द्वारा, कि भाग देकर बदलेंगे, ठीक है, भाग देकर तो चलो बदल दिया। अब अपने को समझना है कि आंशिक भिन्नों का मतलब क्या है। तो आंशिक भिन्न का मतलब ये होता है कि यदि कोई उचित, ठीक है, यदि कोई उचित परिमेय बीजीय फलन ठीक है, अलग अलग भिन्नों के योग के रूप में, अलग अलग भिन्नों के योग के रूप में, ये भिन्न फलन के रूप में होगी, ध्यान देना इस चीज़ का भी, ठीक है, ये भिन्न होगी फलन के रूप में है वो परिमेय सारे। तो यदि कोई उचित परिमेय बीजीय फलन अलग अलग भिन्नों के योग के रूप में लिखा जाता है तो उस रूप को आंशिक भिन्नों में वियोजन कहते हैं। आंशिक भिन्नों में वियोजन कहते हैं, ठीक है। पहले तो इस चीज़ को समझना है, क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पहले तो हो परिमेय फलन, फिर देख लो कि अगर वो अनुचित है तो बदल दो भाग दे के उचित में बदल दिया, ठीक है। तो अब क्या करना होता है कि जो उचित जो फलन होगा, उचित परिमेय जो फलन होगा, उसको अलग अलग करना है भिन्नों के योग के रूप में, और जब उसको अपने अलग अलग योग के रूप में लिख देंगे उसी को अपने बोलते हैं आंशिक भिन्नों में वियोजन। और आंशिक भिन्नों में वियोजन जब हो जाएगा तब समाकलन भी हो जाएगा। बिल्कुल ही ईजी है। अभी मैं आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन इसके करवाऊंगा, उनसे आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आंशिक भिन्नों में वियोजन का यहाँ पर मतलब क्या है। तो देखिए, इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल है 3x बटा में x² माइनस x माइनस में 2। तो मैंने वैसे बोल रखा था कि गुणनखंड तो होंगे, इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन उनमें गुणनखंड तो होने ही होने हैं। तो ये चीज़ एक बार अपने को सोचने की जरूरत नहीं कि गुणनखंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, गुणनखंड होंगे। अभी मैं जो भी एग्जांपल लूंगा या एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन करूँ उसमें गुणनखंड तो होना ही है। तो देखिए, अपने को फलन दिया हुआ एक परिमेय फलन, ये एक परिमेय फलन है जिसमें अंश की जो घात है वो 1 है, हर की घात 2 है अधिकतम, ठीक है। तो अंश की घात कम है, हर की घात ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कौन सी परिमेय है, ये उचित परिमेय है, ठीक है। ये जो फलन है वो उचित है। तो अगर उचित आ जाए तो उचित को चेंज करना होता है किसमें, आंशिक भिन्नों में। उचित को चेंज करना होता है किसमें, आंशिक भिन्नों में। और आंशिक भिन्नों में किस प्रकार से चेंज करना है, अब उसकी बात देखिए। आंशिक भिन्नों में चेंज करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस हर के गुणनखंड करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें गुणनखंड करने हैं किसके, हर के। तो देखिए 3x अंश ऐसा कैसा, हर के गुणनखंड आप आसानी से जानते हैं, ये आप शुरू से छोटी कक्षाओं से पढ़ते भी आए हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए कि मध्य पद को विभाजित करके फिर वो कॉमन निकाल के गुणनखंड करने हैं। मैं इसके गुणनखंड डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसके जो गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे x + 1 और x - 2। ये गुणनखंड आप आसानी से कर सकते हैं। अब हमने गुणनखंड कर लिए, ठीक है, हमने कर लिया गुणनखंड किसके, हर के। कि इसके बाद कि अपने को पता लगे कि परिमेय फलन है, उचित है तो आंशिक भिन्नों में चेंज करना है। आंशिक भिन्नों में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले हर के गुणनखंड करने हैं। हर के गुणनखंड हो गए। अब इसको आंशिक भिन्नों में कैसे चेंज करना है, तो मैंने आंशिक भिन्नों की क्या परिभाषा लिखवाई थी कि जो भी उचित परिमेय फलन होता है, उचित परिमेय फलन को अलग अलग भिन्नों के योग के रूप में लिखना है। मतलब आपको नीचे यहाँ पर 2 मान दिखाई दे रहे हैं, आपको 2 गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों गुणनखंडों को अलग अलग करना है, फिर उनको योग के रूप में लिखना है। ये जो जितने भी गुणनखंड आपको नीचे दिखाई देंगे, आपको जैसे यहाँ पे 2 गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं, तो आपको इन 2 गुणनखंडों को अलग अलग करना है और योग के रूप में लिखना है। उसी को अपने बोलेंगे आंशिक भिन्नों में वियोजन। तो देखिए इसको किस तरीके से लिखा जाता है कि पहला जो भाग है वो तो मैंने यहाँ लिख दिया, दूसरा भाग मैंने यहाँ लिख दिया,
आई बात समझ में कि मैंने यहाँ पे मुझे पता लगा कि दो गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों गुणनखंडों को पहले अलग अलग लिख दिया, दोनों गुणनखंडों को अलग अलग लिख दिया। लिखना कैसे? हमेशा योग के रूप में, योग के रूप में लिख दिया। अब बात यह है कि ऊपर वाला मान अपने को नहीं पता कि ऊपर मान कौन सा आएगा, अपने ऊपर मान नहीं पता, तो इसलिए ध्यान देना कि अपने को हमेशा यहाँ पर कॉन्स्टेंट लगाना है। और ये कॉन्स्टेंट किस प्रकार से लगाना है, कि कॉन्स्टेंट ही क्यों लगाना है, तो इसके बारे में भी सुन लीजिए कि नीचे देख लीजिए कि x की पावर 1 है, ठीक है। अब इस x की पावर 1 के अलावा इससे जो छोटा जो पद होगा वो कांस्टेंट के रूप में, मतलब इसका अवकलन किस रूप में होता है, उस रूप में ही अपने को ऊपर मान लिखना होता है कि इसका अवकलन सिर्फ कांस्टेंट के रूप में आएगा, इसका अवकलन आएगा कांस्टेंट के रूप में, तो वो कांस्टेंट के रूप में ही अपने को, जैसे x प्लस 1 का अवकलन 1 ही बनेगा ना, वो एक कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट के रूप में अपने को यहाँ पर मान लिखना है। जैसे इसका अवकलन भी 1 ही बनेगा जो कि कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट के रूप में अपने को एक चीज़ और लिखनी है कि मान लो कि यहाँ पर कुछ और होता कि यहाँ पर पावर 2 होती। अब पावर 2 होती तो उसका पावर 2 का अवकलन जब वो कांस्टेंट तो नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता तो ऊपर फिर कांस्टेंट भी नहीं आएगा, ठीक है। ये सब बातें आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ जाएंगी, लेकिन आपको उसको ध्यान से भी यहाँ पर इस छोटी छोटी बातों को ऊपर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप इनको नोट कर सकते हैं कि आंशिक भिन्नों की परिभाषा मैंने आपको लिखवा दी। आंशिक भिन्नों का मतलब था कि उचित परिमेय फलन को अलग अलग भिन्नों के रूप में, योग के रूप में लिखना है। तो मैंने अलग अलग तो कर दिया कि इस गुणनखंड और इस गुणनखंड को, दोनों गुणनखंडों को अलग अलग कर दिया, योग के रूप में भी लिख दिया। बस ऊपर आपको ये कांस्टेंट लगाने हैं। क्यों लगाने हैं? तो नीचे अवकलन किस रूप में आएगा, नीचे वाले का अवकलन कांस्टेंट है, नीचे वाले का अवकलन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ऊपर कांस्टेंट आ जाएगा। अब अपने को पता नहीं कि वो कांस्टेंट क्या है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अवकलन आ गया तो वो कांस्टेंट अपने को लिख देना, किसका अवकलन नहीं बनेगा तो ऊपर एक लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना। सिर्फ अपने को कांस्टेंट को प्रदर्शित करने के लिए ए लगाना है। यहाँ पर इसका अवकलन भी कांस्टेंट के रूप में आएगा तो इसको प्रदर्शित करने के लिए कांस्टेंट उन्होंने बी लगा दिया। अब अपने को क्या करना होता है, यहाँ पर ए और बी के मान निकालने होते हैं, हमें ए और बी के मान निकालने हैं। ध्यान देना, हम इसी को एक नए रूप में लिखना चाहते हैं, हम इसी को एक नए रूप में लिख रहे हैं। तो नए रूप में लिखने के लिए सिर्फ हमें ए और बी की जरूरत है कि ए और बी का मान पता लग जाए। अब ए और बी का मान अपने को पता कैसे लगेगा, तो इसका लघुत्तम लेके फिर इसकी तुलना कर लीजिए, ठीक है। तो इसका लघुत्तम जो बनेगा, दोनों का गुणा लघुत्तम, ये x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 a के साथ गुणा में आ जाएगा, ठीक है। और ये बराबर चल रहा है इसके, ये दोनों बराबर हैं, ध्यान देना। अच्छा, जैसे ये दोनों बराबर हैं तो ये हर और ये हर कैंसिल हो जाएगा, अंश बराबर हो जाएगा अंश के, ठीक है। इन दोनों को बराबर किया तो हर से हर कट जाएगा, अंश बराबर हो जाएगा अंश के, मतलब 3x जो है ये बराबर हो जाएगा a x माइनस 2 फिर b x प्लस 1। अब बात है कि कांस्टेंट का मान ज्ञात कैसे करें। तो कांस्टेंट के मान में कोई भी दिक्कत नहीं है, ये वैसे है तो एक सर्व समीका ही हर एक मान के लिए संतुष्ट होगी, ठीक है। कि इस रूप को हमने इस रूप में लिख दिया, मतलब है सर्व समीका, सर्व समीका के रूप में ही लिखा जाएगा ये। और हर मान के अकॉर्डिंग आप कुछ भी मान लिखिए, आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है। और ए और बी का मान ज्ञात करने का तरीका ये होता है कि जैसे ए का मान ज्ञात करना है तो बी को खत्म करो, बी का मान निकालना है तो ए को खत्म करो। तो जैसे ए का मान निकालना है तो बी खत्म होगा कैसे, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, x की जगह -1 लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं -1 कर दूँ, ये सारा जीरो हो जाएगा, यहाँ -1 लिखा तो माइनस का 3 बन जाएगा, तो 3 गुणा में -1, तो देखिए क्या बनेगा, 3 गुणा में x का मान, तो 3 गुणा -1 बराबर a और फिर -1 -2, वो b वाला पद लिखने की जरूरत नहीं है। तो -3 बराबर -3a, हल करोगे तो a का मान आएगा +1, a का मान ज्ञात हो गया, यहाँ पर +1 आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि b का मान कितना आएगा। तो b का मान निकालने के लिए a को ख़त्म करो, a को ख़त्म करना है तो x का मान क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। x का मान जब अपने 2 लिखेंगे तो 2 - 2 ये 0 हो गया, ये 3 दूनी 6 बन गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे 2 लिखा तो 2 + 1 3 b, हल किया तो b का जो मान है वो कितना आया, 2, मतलब यहाँ पर 2 आएगा। तो ये हमने क्या किया, हमने इस उचित परिमेय फलन को अलग अलग आंशिक भिन्नों में वियोजित कर दिया। अब आप उसको हल करके देख लेना, अगर आप इसको हल करोगे ना तो ये चीज़ ही बनेगी। तो इसको अलग अलग करने का वो तरीका हो गया। अब उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसका समाकलन ईजिली हो जाएगा। इसका समाकलन ईजिली कैसे हो जाएगा कि ये दोनों के दोनों जो है ना वो 1/x के रूप में है, कि ये 1/x है और ये भी 1/x के रूप में लिखा जा सकता है। तो दोनों का समाकलन log के फॉर्म में आ जाएगा। कि अगर मैं इन दोनों के समाकलन की बात करूँ कि 1/x + 1 और वो 2 को बाहर निकाल लेंगे तो 1/x - 2 dx, ठीक है, इस तरीके से। तो 1 बटा ये पूरा x हो गया तो 1/x का समाकलन बन जाएगा log mod x + 1
फिर प्लस में 2 log mod x माइनस 2, प्लस में क्या लगा देंगे c। तो ये हमारा रिजल्ट है। मतलब इसका समाकलन अगर करना होता तो इसका समाकलन ये आता। तो ये हुआ कि आंशिक भिन्नों में चेंज कैसे करते हैं। वैसे ये आपकी एक्सरसाइज 9.4 का थर्ड क्वेश्चन है। अब इसी तरीके से और भी क्वेश्चन मैं आपको इसके सोल्व करवाऊंगा। अभी आंशिक भिन्नों के आपको अलग अलग लिखने के जो मेथड हैं कि किस तरीके से अपने इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस लिखने के तरीके के ऊपर ही अपने को बात करनी है। जैसे कि अभी अपने इसका कर लेते हैं 5वां क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में ऊपर तो है एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5 एक्स स्क्वायर, और बटा में है x प्लस 1, फिर x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब अपने को पता है कि ये गुणनखंड तो पहले से बना के दे रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि गुणनखंड तो है यहाँ पे, ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 3 बनेगी। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। जब इनका गुणा करोगे तो x की पावर 3 बनेगी, ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 3 है। इसका मतलब उचित परिमेय फलन है ये, ठीक है। ये है उचित परिमेय। तो उचित परिमेय को किस में चेंज करना है? आंशिक भिन्नों में, ठीक है। इसको आंशिक भिन्नों में बदलना है। अब इसको आंशिक भिन्नों में अपने किस प्रकार से बदलेंगे, तो वो बात करते होते हैं अपने की गुणनखंडों की, कि गुणनखंड 3 है। यहाँ पर कितने गुणनखंड है? 3 गुणनखंड है। तो तीनों गुणनखंडों को अलग अलग करना है। आंशिक भिन्न का मतलब यही है, वापस सुन लेना इसकी परिभाषा, कि जो उचित परिमेय फलन होता है उस उचित परिमेय फलन को आपको अलग अलग भिन्नों में विभाजित करना है। मतलब अलग अलग गुणनखंड जो होंगे, ठीक है, उन गुणनखंडों के आधार पे अलग अलग योग दिखाने हैं। उसी को अपने आंशिक भिन्नों में वियोजन बोलते हैं। मतलब इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बटा में x प्लस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है। तो हमने अलग अलग गुणनखंड कर दिए। ये 3 गुणनखंड हैं, तीनों को अलग अलग लिख दिया, तीनों को अलग अलग लिख दिया और बीच में प्लस लगा दिया। ये हो गया आंशिक भिन्नों में वियोजन। लेकिन अब ऊपर अंश क्या आएगा ये नहीं पता। तो जैसे इसका अवकलन कांस्टेंट के रूप में बनेगा, इसलिए a लग जाएगा। इसका अवकलन कांस्टेंट के रूप में, इसका अवकलन कांस्टेंट के रूप में, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए, अब अपने को क्या करना है, उधर लघुत्तम लेना है। लघुत्तम लेके अपने को करनी है तुलना। तो एक्स स्क्वायर बटा में x प्लस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है। ये अपना मान लिख दिया बराबर। इधर से लघुत्तम जब लोगे, लघुत्तम आएगा x प्लस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ये लघुत्तम आ गया। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों पद a के गुणा में आ जाएंगे। मतलब a के गुणा में x माइनस 2 और x माइनस 3 आ गया, b के गुणा में x प्लस 1 और x माइनस 3 आ जाएगा, और c के गुणा में x प्लस 1 और x माइनस 2 आ जाएगा। अब अपने को करनी है तुलना कि हर से तो हर कैंसिल हो गया, अंश बराबर आ जाएगा अंश के। तो इधर तो है एक्स स्क्वायर बराबर में क्या है, a गुणा में x माइनस 2, x माइनस 3, फिर b x प्लस 1, x माइनस 3, फिर c x प्लस 1 और x माइनस 2। अब जैसे मान लो मुझे a का मान निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, x का जो मान है कुछ ऐसा लिखूंगा कि b और c खत्म हो जाए। तो b और c को दोनों को खत्म करना है। तो देखो दोनों में x प्लस 1 कॉमन है, तो अपने क्या करेंगे, x का मान -1 लिख देंगे। x का मान क्या लिख दिया, -1। उससे क्या होगा, यहाँ -1 जब आएगा तो ये सारा जीरो हो जाएगा, यहाँ -1 तो ये सारा जीरो हो जाएगा। तो इधर -1 का स्क्वायर करना है तो +1, -1 -2 माइनस का 3, तो a का मान आ गया मेरे पास, a का मान आ गया -1/3। ये लो -1/3, ये a का मान आ गया, ठीक है। अभी b और c के मान और पेंडिंग है। तो b और c का मान निकालने के लिए अब अपने क्या करते हैं, x का जो मान है वो लिख देते हैं इस बार अपने 2। इससे क्या होगा, ये जो पद है a वाला ये खत्म हो गया, यहाँ पे 2 लिखोगे तो उधर से यहाँ पे 2 लिखोगे तो ये c वाला पद भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ यहाँ बचेगा। तो इधर जैसे 2 लिखा बाएं पक्ष में, 2 की स्क्वायर की 4, यहाँ पे 2 लिखा, 2 - 3 माइनस का 1, यहाँ पे 2 लिखा, 2 + 1 3, तो 3 गुणा -1 मतलब -3b। तो b का मान आया -4/3। तो यहाँ b की जगह -4/3 आ जाएगा। अब रह गया c का मान। तो c का मान निकालने के लिए x का जो मान है वो लिख दो आप 3, x का मान 3 लिख दो, उससे ये 0 हो जाएगा, ये वाला मान भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3 लिखा तो 3 की स्क्वायर 9 बन जाएगी। तो 9 बराबर, यहाँ 3 लिखा, 3 + 1 4, 3 - 2 1 4 c।
तो सी का मान आया 9/4। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर 9/4 लिख देंगे। तो इस तरीके से अपने को इस उचित परिमेय फलन को आंशिक भिन्नों में वियोजन करना था, वो कर दिया हमने। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये सारे कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट है तो समाकलन के निशान से बाहर आ जाएंगे। मतलब -1/3 फिर 1/x + 1 डॉट dx, फिर ये 4/3 माइनस का बाहर आ जाएगा, फिर ये 9/4 भी बाहर आ जाएगा। और अब अपने को करना है इसका समाकलन। तो सबका समाकलन log की फॉर्म में आ जाएगा। इसका भी log mod x + 1 log mod x - 2 log mod x - 3 प्लस में सी लगा देंगे। तो ये कुछ तरीके हुए जिसमें अपने आंशिक भिन्नों को अच्छे से समझ सकते हैं कि आंशिक भिन्नों का यहाँ पर मतलब क्या है। हालांकि अभी इसके 2 रूप और आएंगे, अभी अपने उन 2 रूपों की भी अपने बात करें। तो आंशिक भिन्नों के जो वो 2 रूप हैं, उन रूपों को समझने से पहले तो ये एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसके बाद में मैं उन 2 रूपों की बात और करूंगा अभी, ठीक है। और इसको समझने के लिए देखिए, ये एग्जाम्पल जो है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, 8वां क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, लेकिन इसमें बस आपको इतनी ही बात समझानी है कि अगर अनुचित हो तो उसको किस तरीके से सोल्व करना है। कि अभी ये अपने को अनुचित भिन्न के रूप में दिया हुआ है कि ऊपर x की पावर 2 है और नीचे जब गुणा करोगे तो यहाँ पर भी x की पावर 2 ही बनेगी। अगर मैं x + 1 का x - 2 से गुणा करूँ, मतलब कि ऊपर तो x² है, ठीक है, x + 1 को x - 2 से गुणा करूँगा तो x² माइनस का x और माइनस का 2 बनेगा। कि ऊपर भी पावर 2 है और नीचे भी पावर 2 है, तो इसका मतलब ये अनुचित परिमेय फलन है। अनुचित, ये जो अपने को भिन्न दे रखी है, मतलब जो परिमेय फलन दिया हुआ है ये कौन सा है, अनुचित है। तो अनुचित को बदलना होता है किसमें, उचित में, और फिर उसके बाद में अपने को बात करनी होती है किसकी, आंशिक भिन्नों की, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि अनुचित है तो पहले उसको उचित बनाओ, उचित बनने के बाद में अपने उसको आंशिक भिन्नों में चेंज करेंगे। अब इसको अनुचित को उचित बनाएंगे कैसे, तो अनुचित को उचित बनाने के बीच में मैंने आपको बोला था भाग विधि, कि अनुचित को उचित बनाने के लिए भाग विधि अपने इस्तेमाल करेंगे। तो भाग विधि को अपने किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो वो देखिए, अपने को x² में, ठीक है, x² के अंदर अपने को इसका भाग देना है कि x² माइनस x - 2 का, ठीक है। तो पहला भाग जाएगा किस पर, 1 पर। इस 1 का इन तीनों से कर देंगे गुणा, ये वापस आ जाएगा, निशान चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो गया, बचा प्लस का x और प्लस का 2। आगे भाग जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर पावर जो है वो ज़्यादा है और यहाँ पर पावर कम है, आगे भाग नहीं जाएगा, तो भाग तो यहीं तक ही जाएगा। अब इसको लिखना कैसे है, तो लिखने का तरीका देखिए कि इस फलन को लिखा x² और बटा में x + 1 और x - 2, ठीक है। मैंने इसको लिखा, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, एक ही बात है। अब इसके बराबर में आएगा क्या, तो सबसे पहले तो आता है भागफल, भागफल है 1, फिर प्लस में आता है शेषफल, ये शेषफल, और बटा में आता है जिससे भाग दिया, तो x² माइनस x - 2 से भाग दिया। तो ये हमने क्या किया, अनुचित को चेंज कर दिया उचित में, मतलब ये अनुचित है, इधर ये उचित है। कैसे, ये तो चलो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये तो प्लस में 1 है, इसका समाकलन करना हुआ x, इसका समाकलन हो जाएगा, ठीक है। इसको छोड़िए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर वाला जो फलन है इसमें पावर 1 है, नीचे वाला जो फलन है इसकी पावर कितनी है, 2 है, मतलब अंश की जो घात है वो हर की घात से कम हो गई, तो इसका मतलब उचित है। अब उचित वाले का जो समाकलन है, ठीक है, इसका समाकलन ध्यान देना, इसका समाकलन तो इजीली हम कर देंगे, x हो जाएगा। सिर्फ अपने को समाकलन करना है इसका, कि इसका समाकलन हम कैसे होगा, इसकी जगह तो x आ जाएगा समाकलन के अंदर, इसका समाकलन करना है अब कैसे, आंशिक भिन्नों से। तो मैं अब इसका समाकलन आपको सोल्व करके बता रहा हूँ कि इसको करना किस तरीके से है। ठीक है, ये वाला समाकलन तो आप खुद लिख लेना, इसकी जगह x आएगा। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे कि x + 2 और बटा में x² माइनस x - 2, ठीक है। इसी का करना है ना अपने को समाकलन, इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन किस तरीके से करेंगे, तो इसको सबसे पहले तो गुणनखंडों के रूप में लिखना पड़ेगा वापस, इसको मैं गुणनखंडों के रूप में लिख लेता हूँ। तो x + 2 और इस नीचे वाले पद के जो गुणनखंड है वो x + 1 और x - 2, ठीक है। इसका मतलब ये अभी दो गुणनखंडों में विभाजित हुआ, नीचे वाले के गुणनखंड के तो 2 गुणनखंड आ गए, नीचे वाले फलन के 2 गुणनखंड बन गए, तो 2 भिन्नों में विभाजित होने वाला है ये क्वेश्चन। तो 2 भिन्नों में इसको किस तरीके से विभाजित करेंगे वो देखिए। तो x + 2 फिर बटा में x + 1 और x - 2, इसको 2 भिन्नों में विभाजित करेंगे, ठीक है। नीचे जितने गुणनखंड उतने में विभाजित होगा, पहला गुणनखंड यहाँ लिख दो, दूसरा गुणनखंड यहाँ लिख दो। इसका अवकलन कांस्टेंट के रूप में बनेगा, इसका अवकलन भी कांस्टेंट के रूप में बनेगा, तो ऊपर एक कांस्टेंट आ जाएगा दोनों के लिए। फिर लघुत्तम लेके तुलना कर लेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार कि इधर से x + 2 लिखा, इसका गुणा यहाँ,
और इसका गुणा यहाँ, ठीक है। ये स्टेप मैंने बीच में छोड़ दिया, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, लघुत्तम लेके दिखाना है, ठीक है। अब देखिए a और b के मान निकालने हैं, तो x का मान लिख दो -1, ठीक है। ये क्यों किया, क्योंकि ये वाला जो मान है वो एंड हो जाएगा। तो x का मान -1 जब लिखा मैंने यहाँ पर, तो यहाँ तो बन गया -1 प्लस में 2, और इधर बन गया -1 -2, तो +1 बराबर में इधर बन गया -3a। तो a का मान आ गया -1/3, a का मान तो आ गया। अब अपने को b का मान निकालना है, तो b का मान कैसे निकालेंगे, तो b का मान निकालने के लिए x का मान लिख दो 2, x का मान 2 लिख दो, तो 2 + में 2 4 बराबर ये 0, 2 + 1 3, b बराबर 4/3। तो a और b के मान आ चुके हैं। अब ये a और b के मान अपने को यहाँ लिखने हैं। यहाँ पर a का मान आ जाएगा -1/3, ठीक है, ये a का मान, और b का मान 4/3 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये a और b के मान, ये सर्कल वैसे समझाने के लिए लगाया है, आपको लगाना नहीं है। तो अब क्या करना है, अपने को इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करना है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो होना नहीं है, वो तो गुणा में पड़ा रहेगा, बाहर आ जाएगा। सिर्फ इस नीचे वाले पदों का समाकलन तो करना है, मतलब यहाँ पर अलग से कि -1/3 तो साइड में आ जाएगा, और इधर आ जाएगा x + 1 में, और उधर से वो 4/3 को साइड में लिख लेंगे, और समाकलन करके दिखा देंगे किसका, x - 2 का। तो ये समाकलन लॉग के फॉर्म में आ जाएगा, ये वाला समाकलन किसके फॉर्म में आ जाएगा, लॉग के फॉर्म में, कि -1/3, ठीक है, log mod x + 1 फिर +4/3 log mod x - 2 प्लस में c, इस तरीके से। तो अभी हमने आंशिक भिन्नों के सिंपल क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अभी आंशिक भिन्नों में चेंज करने की कुछ और भी विधियां आएंगी, ठीक है। वो जो 2 विधियों की मैंने बात करनी है, उनकी बात भी करूंगा, लेकिन वो बात करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसका सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर मैंने आंशिक भिन्नों के ऊपर सोल्व करने के लिए जितने भी 2 विधियाँ, और मतलब उसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, इसके अलावा एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, जिसमें अपने को प्रतिस्थापन के ऊपर भी फिर से काम करना पड़ेगा, गुणनखंड वगैरह वो सारा कुछ सब चलता ही रहेगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप उसको जरूर देख लें।